नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेटा है 15 जुलाई 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाले हैं, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जरूर से लगा दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड डायरेक्टली कर भी सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे आज का न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया रिगार्डिंग सॉइल इरोजन प्रॉब्लम्स जो असम में हो रहा है ना, उसको देखते हुए ये आर्टिकल को लिखा गया। तो ऑफकोर्स जोग्राफिकल फिनोमेना आई मीन GS1 से आप इस टॉपिक को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। कुछ कुछ डेटाज भी दिए गए हैं और एक केस स्टडी भी दिया गया, जो क्या दोनों हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी अगर सॉइल इरोजन का इन जनरल भी, अगर ऑल ओवर इंडिया रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो भी आप इस एग्जाम्पल को आराम से लिख सकते हो। और ऑफ कोर्स आसाम रिलेटेड क्वेश्चन आने से तो आराम से लिख ही सकते हो, राइट। तो ब्रह्मपुत्र अराउंड 1 बिलियन टन ऑफ सेडिमेंट हर साल ब्रह्मपुत्र से एक्सट्रैक्ट होता है। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा रिवर है जो क्या यंग माउंटेन से निकल रहा है, और यंग माउंटेन से अगर कोई भी रिवर निकलेगा तो उसकी इरोसिव कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसलिए टेक्निकली अगर देख लीजिएगा, अगर सेडिमेंट्स का अमाउंट भी अगर देख लीजिएगा बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है दैट पास्ट में भी ऐसा था, नहीं कहा जा रहा है पास्ट 50 ईयर्स अगर बैक देख लीजिएगा ना, उसके मुताबिक अभी जितना सेडिमेंट्स निकल रहा है वो एक क्वांटम जंप हमें देखने को मिल रहा है। एंड इट डज नॉट कैरी एनी सेडिमेंट व्हेन इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम चाइना। ये लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक अजीब टाइप का पॉइंट लगा, जो कि इस आर्टिकल में आसाम ट्रिब्यून में लिखा हुआ है दैट जब ये चाइना से इंडिया में आती है तब इसके पास सेडिमेंट बिल्कुल नहीं रहता, बट इंडिया के भीतर में घुसने के बाद ये सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम अराइज होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट अगेन देखो, कुछ कुछ आर्टिकल्स क्या होता है ना दैट कभी कभी फंडिंग लेकर भी आर्टिकल्स लिखा जाता है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं दैट नहीं, जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो फंडिंग लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ आर्टिकल्स को जो लिखते हैं उन एडिटर्स को आप पता भी नहीं कर पाते हो, राइट, दैट वेदर क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत समय मैंने आसाम ट्रिब्यून में ऐसे आर्टिकल जरूर देखे हैं जो क्या कहीं ना कहीं बतलाता है दैट मतलब नहीं, ये चाइना का गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंडिया का भीतर में घुस के गलती है। बट अगर आप लार्जर अरीना में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेसेस में चीजें देखोगे, वहां पे लेकिन चीजें शॉर्ट आउट की हुई रहती है ज्यादातर। एनीवेज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट मैटर, राइट। कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी 100% ट्रू एज वेल, राइट, क्योंकि हम लोग तो जाकर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। बट एनीवेज, कहा जा रहा है दैट ये जब चाइना से इंडिया में घुसती है तब तो ऐसा जिसके पास कोई सेडिमेंट नहीं होता, बट क्या प्रॉब्लम कब अराइज होता है ना, जब ये इंडिया में पूरा घुस जाती है ना। ड्रेजिंग द रिवर्स वुड नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। क्या होता है ना दैट जैसे रिवर बह रही है, ठीक है, तो सोचो ये रिवर है, तो ये नीचे का क्या हम इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको रिवर बैंक कहते हैं, इसको रिवर बेड कहते हैं। अब क्या होता है ना, जब रिवर बहती है तो रिवर बेड्स में बहुत ज्यादा ये सेडिमेंट जो है ये बेड में आके जम जाते हैं। तो कहा जा रहा है दैट अगर ये बेड में अगर सेडिमेंट जम गया तो ऑटोमेटिकली आप देखिए ना, इस पानी का लेवल तो और भी ज्यादा ऊपर जाएगा ना, जिसके कारण इस टाइप के साइड से बैंक से इरोजन होगा, राइट। तो इसको रोकने के लिए एक बात सुझाया जरूर गया था दैट हाँ, क्यों ना हम लोग वाटर को ड्रेज आउट कर दे। बट वाटर को ड्रेजिंग करना इज नॉट द 100% सॉल्यूशन, वो यहां पे बोला गया। इनफैक्ट एक एग्जांपल लिया गया चाइना का येलो रिवर, आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी रिवर है। एंड वहां पे पहले क्या होता था ना, अराउंड 1300 मिलियन टन ऑफ सेडिमेंट्स हर साल निकलते थे। बट जब से चाइना ने गवर्नमेंट ने एक रिगोरस सॉइल कंजर्वेशन वहां पे मेजर्स लिए हैं, उसके बाद से ये 1300 मिलियन टन को घटाकर मात्र 200 मिलियन टन हो गया है, राइट। तो ये क्या एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम चाइना के सरकार का बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ओवरऑल बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में भी एक बहुत ज्यादा जरूरत है एक पैराडाइम शिफ्ट का। पैराडाइम शिफ्ट मतलब क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, सोचो आप, पहले हम लोग मोबाइल यूज करते थे, राइट, मोबाइल में एसएमएस करते थे ना, लिखकर भेजते थे जो एसएमएस। अभी आप एसएमएस करते हो नहीं, राइट, अभी आप क्या करते हो, व्हाट्सएप करते हो, है ना। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप में पैसे नहीं लगते, वैसे एसएमएस में भी बहुत हद तक पैसे कम लगते हैं, बट एनीवेज व्हाट्सएप इज अ मोस्ट कन्वीनियंट मीडियम। तो देखो, हम लोगों ने इसका यूज बिल्कुल ही छोड़ दिया, डायरेक्ट इसमें जंप कर गए। अब क्या कभी भी हम लोग इसमें आएंगे? बहुत बोरिंग फील होगा, राइट, क्योंकि यहां पे हमें स्माइलीज नहीं मिलता है, ये सब बहुत कुछ चीजें जो कि नहीं मिलती है, जो कि हमें व्हाट्सएप में बिल्कुल मिलती है। इसलिए वी टेंड टू सेंड मैसेजेस टू एनीबॉडी थ्रू व्हाट्सएप। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इस सेक्टर में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, राइट। तो उसी टाइप का पैराडाइम शिफ्ट कहीं ना कहीं हमें इस सॉइल कंजर्वेशन मैनेजमेंट में लाना पड़ेगा। और ऐसा कुछ मैनेजमेंट सिस्टम से हमें अपने आप को
मोल्ड करना पड़ेगा जिससे हम पुराने सिस्टम्स में वापस ना जाए। और ये सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी क्या है, हम लोग ऑफ कोर्स वेरियस टेक्नोलॉजीज का यूज करें। क्यों ना हम लोग ब्रीच प्रूफ एम्बैंकमेंट्स बनाए अलोंग द रिवर चैनल्स का, रिवर का बैंक्स में। क्योंकि अगर हम लोग एम्बैंकमेंट बना लेंगे ना तो क्या होगा दैट ये जो अभी जो रिवर का बैंक इरोड हो रहा है ना, उसका इरोजन बहुत हद तक हम लोग घटा सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आसाम ट्रिब्यून से ही ये न्यूज लिया गया रिगार्डिंग प्रधानमंत्री वन धन योजना। क्यों न्यूज में था, क्योंकि ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्टर ने रिव्यू किया था इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री वन धन योजना प्रोजेक्ट, कहां पर, असम में, इसीलिए राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया था एक्चुअली में इस प्रधानमंत्री वन धन योजना को, कब, 2018 में, अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2005, जिसका मेन एम यही था दैट लोगों को, जो ट्राइबल गैदरर्स है ना, अब वो लोग क्या करते हैं ना दैट वो लोग फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको क्यों ना एक रिन्यूमरेटिव ऑफ फेयर प्राइस प्रोवाइड किया जाए इनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, राइट, जिससे उनकी जो आमदनी होती है वो बढ़े, right, and it is a component of the scheme is key component of mechanism for marketing for minor forest produce through minimum support price and development of value chain for minimum support minor forest produce scheme। तो इसका ये component हम बोल सकते हैं that is प्रधानमंत्री वन धन योजना। की फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो फर्स्टली अंडर द स्कीम वन धन विकास केंद्र को सेटअप किया जाएगा, और ये सेंटर्स जो है ना ये कैटर करेंगी 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिससे वो लोग को और भी ज्यादा कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसके बाद ये जो वन धन विकास केंद्र है वो प्रोवाइड करेगी स्किल अप अपग्रेडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग को उन लोगों तक, राइट, जिससे उनका वैल्यू एडिशन हो सके। थर्डली दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद वर्किंग कैपिटल, है ना, जिससे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो निकाल रहे हैं ना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको वो बेचने के लिए गाड़ी वाड़ी खरीद सके या फिर प्रॉपरली एक वैल्यू चेन सेटअप किया जा सके। फोर्थली वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के अंडर में ये लोग काम करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा दैट फ्यूचर में अगर कलेक्टर अब देखो कलेक्टर क्या होता है, ऑफ कोर्स डीएम, आप ही लोग जो बनोगे, राइट, तो आप लोगों के पास एक होलिस्टिक नॉलेज रहेगा सब कुछ सेक्टर का, आपको पता हुआ रहेगा दैट हाँ कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिखे तो उसको एक्चुअली में इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट किया जा सके, राइट। तो अगर ऐसा है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक इनको इकोनॉमिक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में हम लोग देख रहे हैं। अभी कल ही हम लोगों ने देखा था कोकराझार के रिलेटेड, दैट कोकराझार में आपका जाकर मशरूम प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है अंडर द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। वैसे ही आज का हम लोग न्यूज देख रहे हैं दैट नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंडर कहा गया दैट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के जो 200 स्टेशन हैं उसको अंडर इसमें लाया जाएगा। नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या फिर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव जो है ये अनडाउटेडली आने वाले समय में ट्रांसफॉर्म कर सकती है कोई भी डिस्ट्रिक्ट के पोटेंशियल को, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग चीजें को प्रोडक्शन किया जाता है, राइट, जो क्या ये इनिशिएटिव एक्चुअली उसको देखेगी दैट एक्चुअली में ये हो रहा है। यही नहीं, इससे इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट होगा, और इसको हम लोग ऑपरेशनली मर्ज भी कर सकते हैं विद डिस्ट्रिक्ट एज अ हब एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को एब्सोल्युटली कर सकता है। और लॉन्ग रन में क्या फायदा होगा ना दैट लॉन्ग रन में कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग प्रॉपर मार्केट लिंकेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज को इन्हांस कर सकते हैं, उसकी स्केबिलिटी को इन्हांस करने में भी क्लस्टर का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी दोस्तों असम ट्रिब्यून का ही ये न्यूज लिया गया जिसको GS1 के सोसाइटी पर्सपेक्टिव से आप रिलेट कर सकते हैं। कहा जा रहा है असम में सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। कुछ डेटास दिए गए, जैसे 2011 2012 का देख लीजिएगा, 2021 का देख लेते हैं, माफ करना 11-12 नहीं 21-22 है ना, 2021 में देख लीजिएगा अराउंड 2400 के आसपास मेल्स का सुसाइड होकर मृत्यु हुई थी। वैसे ही 911 फीमेल्स की मृत्यु हुई थी, जिसमें जो डेथ है ना सिटी में ही 414 था। और अभी तक का अगर अभी तक का 100% डेटा तो नहीं आया सरकार के पास, बट 2022 तक का अभी तक का जो डेटा है ना सरकार के पास, ये जो है ऑलरेडी 300 का मार्क पार कर चुका है सिटी वाला फिगर, ठीक है। तो सवाल होता है दैट इसके रीजंस क्या क्या है और हमें इसको कैसे लड़ने पड़ेंगे। चलो एक काम करते हैं, इससे कैसे हम लोग निजात पा सके ये आपका जाकर सुसाइडल वाले केसेस से, आप उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो तो कुछ 4-5 पॉइंट्स तो जुगाड़ कर ही सकते हो ना भाई।
है ना? तो हम लोग क्या क्या ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे सुसाइडल केसेस को रिड्यूस किया जा सके? वैसे 4-5 पॉइंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं यहां पे आपको रीजंस बतला देता हूं। जैसे देखो, रीजंस में आप बोल सकते हो डिजीज या फिर इलनेस एक हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बहुत समय बहुत फैमिली के ऊपर होता है, डिप्रेशन से लोग गुजर रहे होते हैं जिसके कारण, गरीबी तो एक अनडाउटेडली एक बहुत मेजर रीजन है ऑफ दीज सुसाइडल केसेस, राइट? बहुत समय क्या होता है, किसान लोन तो ले लेते हैं बट उसको रिपे नहीं कर पाते और इसका जो बर्डन होता है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। लव रिलेटेड डिप्रेशंस, भाई ये सब में आप लोग भी पढ़ सकते हो, तो इससे बच के रहना, है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, ले भाई जान ही चल दे देंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। दूर का सोचो यार, आपको जन्म किसने दिया है? आपके मम्मी पापा ने दिया है ना। अल्टीमेटली यू नीड टू थिंक अबाउट देम फर्स्ट, राइट? आफ्टरवर्ड कोई आता है दुनिया में, है ना? नेक्स्ट इज मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स। हाँ, बहुत समय क्या होता है ना, बच्चे देखते हैं दैट मम्मी पापा हर रोज झगड़ रहे हैं, हर रोज झगड़ रहे हैं, और वहीं पर दूसरे दोस्तों के मम्मी पापा को देखते हैं दैट बिल्कुल नहीं झगड़ रहे हैं, तो वो दोस्त कितना काम है, बट ये बंदा जो है काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इसके कारण सुसाइड भी बहुत समय हो जाता है। ऑफकोर्स अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, ये सब तो खैर रीजन है, ये सब तो खैर नॉर्मल रीजन है, राइट? तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण सुसाइड्स बढ़ रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दैट क्या क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे सुसाइड के केसेस को हम लोग फ्यूचर में घटा सकते हैं, राइट? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन के रिलेटेड बात बोली जाइए। क्यों न्यूज में था? क्योंकि WHO ने रिलीज किया पहला रिपोर्ट ऑन वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड टू प्रिवेंट इंफेक्शंस कॉज्ड बाय AMR बैक्टीरिया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में बात किया जा रहा है ना। सवाल पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं दैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, इंडिया में जो है ना, हम लोग सब कोई डॉक्टर बन जाते हैं, है ना? कभी भी अगर कुछ बीमारी होता है ना, एक तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते नहीं है जिससे ज्यादा वो पैसे 300-400 रुपए ले ले, राइट? अब क्या होता है दैट वो लोग खुद चले जाते हैं नॉर्मल स्टोर्स में, राइट? और बोलते हैं देखो हमको 2-3 दिन से जुकाम हो रहा है, 2-3 दिन से बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स वो लोग सोचते हैं चलो भाई इसको कुछ एंटीबायोटिक देते देते हैं, है ना? तो वो एंटीबायोटिक देते थे 10 पत्ती वाला एंटीबायोटिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब, और बोलते हैं दैट देखो 5 दिन में आप इसको खाना है, राइट? आप इसको खाना स्टार्ट करते हो, आप देख लो 2 दिन में ही खत्म, आप ठीक हो गए, है ना? मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ 4 टैबलेट खत्म हुआ, बाकी 6 टैबलेट आपके बच गए, है ना? और आप देख रहे हो दैट अरे भाई इस पूरा पत्ती का तो दाम है 200 रुपए, है ना? अगर ये 6 टैबलेट को मैं रिटर्न कर दूं तो 120 रुपए मेरे को ऐसे ही मिल जाएंगे तो आप चले जाओगे, इसको रिटर्न करके आ जाओगे, ठीक है? मतलब देखो, आपको जो एंटीबायोटिक दिया गया था ना, आपने उसका पूरा कोर्स किया नहीं। और एंटीबायोटिक देते पता है क्यों है? जिससे जो ये बैक्टीरिया जो कि आपको अटैक कर रहे हैं, है ना, वो जिससे 100% मर सके, इसीलिए ये पूरा डोज दिया जाता है, एक पूरा पत्ती दिया जाता है ना? क्योंकि ये पूरा पत्ती अगर खा लोगे 5 दिन का अगर आप कोर्स कर लेते हो, तब जो ये बैक्टीरिया है आपके शरीर के भीतर वो 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है? बट आप तो करते नहीं हो, आपने 4 सिर्फ दवाई खाए और इस बैक्टीरिया खुश है, ये सोचेगा चल भाई, मतलब हाँ बहुत हद तक बैक्टीरियाज मरेंगे बट कुछ कुछ बैक्टीरियाज है जो कि बच जाएंगे। अब एक बार हुआ आपने ऐसा किया तो बहुत सारे बैक्टीरियाज अभी भी बच गए, दूसरा बार आपका यही सेम इंसिडेंट हुआ, आपने फिर वैसा ही चीज रिपीट किया, फिर से ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज बच गए, राइट? मतलब देखो, जो जो बच जा रहा है ना उनके ऊपर जो है ना उस दवाई का इंपैक्ट धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी इंपैक्ट नहीं रहता है ना? और इसी फिनोमिना को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप भले ही कितना एंटीबायोटिक घुसा लो अपने शरीर के भीतर, बट स्टिल ये बैक्टीरियाज जो है ये आराम से सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी 4-5 बार उनको एक्सपीरियंस करवा दिया है, ट्रेनिंग दे दिया है ना? ये आराम से सरवाइव कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए ये WHO का जो रिपोर्ट निकला है ना, उन्होंने भी बोला है दैट इन्वेस्टमेंट और रिसर्च हमें कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा एंटी माइक्रो, जिससे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं इस सेक्टर को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के एक्टिविटीज को। ये क्या होता है मैंने आपको लेमन शब्दों में ऑलरेडी समझा दिया, राइट? नाउ रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है दैट वैसे तो अभी जैसे हम लोगों ने कोविड पैंडेमिक को देखा था ना, एक बार में कितने लोगों की मृत्यु होगी दुनिया भर में, बट वैसे ही ये भी जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, ये एक साइलेंट पैंडेमिक है जो क्या शायद हमें दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली में यह पैंडेमिक जो है ना बहुत लोगों की जान ले रहा है। हर साल बोला जा रहा है 5 मिलियन लोग की मृत्यु हो रही है। मिलियन मतलब समझते हो? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख,
मजाक बात है क्या? बहुत एक बड़ा अमाउंट है, और ये धीरे धीरे अगर बढ़ता रहेगा तो सोचो क्या होगा। वैसे बोला जरूर जा रहा है दैट हाँ वैक्सीन, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है जो कि इफेक्टिव वैक्सीन है, बट ऐसे सारे साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी वैक्सीन है विच आर नॉट दैट इफेक्टिव। जैसे बीसीजी वैक्सीन ले लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं बैसिलस कैलमेटे-ग्वेरिन वैक्सीन। किसके अगेंस्ट यूज करते हैं हम लोग? ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, राइट? बट क्या वो 100% ट्यूबरक्लोसिस से हमें प्रोटेक्ट करता है? नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है दैट बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसके रिलेटेड जो वैक्सीन बने हुए हैं ना वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए हमें उनकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी आने वाले समय में, राइट? इसीलिए कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी दी जा रही है WHO के द्वारा। जैसे बोला जा रहा है दैट इक्विटेबल और ग्लोबल एक्सेस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द वैक्सीन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहली बात तो। दूसरा है डिसरप्टिव अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कोविड-19 के समय ही हम लोगों ने देखा था ना, पूरा दुनिया वैक्सीन बनाने में लगाई गई थी, राइट? अलग अलग डिसरप्टिव अप्रोचेस लगाए जा रहे थे, जैसे mRNA वैक्सीन बनाई जा रही। तो कहीं ना कहीं ये कोविड-19 के समय जो हमें दुनिया भर में एक्सपीरियंस देखने को मिला ना, वही एक्सपीरियंस के साथ हमें यूनिक अपॉर्चुनिटीज का तलाश करना पड़ेगा और ऐसे ही डिसरप्टिव अप्रोचेस लाने पड़ेंगे जिससे वैसे वैक्सीन जो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है उनकी इफेक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं उनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे पैथोजेंस है जो क्या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से आ जाता है आपका। जैसे लोगों को हॉस्पिटल से अगर भेजा जाता है ना, तो वहां पे आप देखो, हॉस्पिटल मतलब पेशेंट्स का घर, राइट? पेशेंट्स का घर मतलब अगेन इस टाइप के पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, वायरसेस आपको आराम से अटैक कर सकते हैं, राइट? तो उस टाइप के पैथोजेंस को कहा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इस टाइप के चैलेंजेस से हमें बचना पड़ेगा। इजी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बोला जा रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट जो है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, साइंटिफिकली चैलेंजिंग है, राइट? और इसका फेलियर रेट भी काफी ज्यादा है। इसीलिए सरकार का, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा इस सेक्टर में हमें आने वाले समय में जरूरत होने वाली है, ठीक है? चलो अब देखो, ये मैं इन चीजों का ऐसे फालतू का डिस्कशन नहीं कर रहा। यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन देख लेना, ऑलरेडी पूछा गया है न्यूमेरिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के रिलेटेड। सीधा देखो वैक्सीन के बारे में पूछा गया है ना भाई, है ना? तो आप कैसे बोल रहे हो दैट आने वाले समय में इससे क्वेश्चंस ना आए? एपीएससी में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है ना? तो आप अपने आप को तैयार जरूर रखना। वैसे यूपीएससी 19 में देखना ये क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया, ठीक है? तो आप इसके ऑप्शंस अगर देखोगे बहुत ज्यादा न्यूज में थे 2019 में भी ये, ठीक है? तो 2 और 3 तो आपको क्लियरली दिख रहा है दैट ये तो होगा ही। तो 2-3 अगर होगा तो ऑफकोर्स या तो बी होगा या तो डी होगा आंसर, मतलब सी और ए तो ऐसे ही गया, है ना? और बाकी में अगर आप इसमें 2, 3 में 4 है क्या नहीं, दैट इज ये वाला है क्या नहीं, तो इवेंचुअली यू नीड टू राइट ईदर रीड क्वेश्चन पेपर्स, और प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको याद आ ही जाता है। इसलिए तो बोलता हूं ना दैट क्वेश्चन पेपर, सॉरी, जो न्यूज़पेपर्स होती है ना हर रोज के, उन चीजों को, आर्टिकल्स को रीड आउट जरूर किया करो, है ना? द इंडियन एक्सप्रेस को रीड आउट किया करो, द हिंदू को रीड आउट किया करो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, एक्सेसिंग जुवेनिलिटी अ डेडिकेट टास्क, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एक्चुअली क्या न्यूज में, क्यों, पहले तो इस ये जो टॉपिक को है इसको आप लोग GS2 के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। जो क्या क्यों न्यूज में था, क्योंकि देखो बोला जा रहा है दैट अभी भी जो जुवेनाइल्स जो क्या 16 से 18 साल के बीच में है, और बहुत समय वो लोग हीनियस क्राइम कर देते हैं जैसे मर्डर, राइट? तो उनके केसेस को जो है ना प्रॉपरली मेटिकुलसली साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है ना? सिंपली आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उन्होंने जो डिसीजन दे दिया वो ही अगर आप डिसीजन को इंप्लाई कर दो तो वैसा नहीं चलेगा। इसीलिए बोला जा रहा है दैट अ डेडिकेट टास्क ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ जुवेनाइल जो क्या 16 से 18 साल के बीच में है, वेदर ही इज एक्यूज्ड ऑफ हीनियस क्राइम्स और नॉट, राइट? उसको प्रॉपर हमें देखना पड़ेगा, राइट? रादर देन जस्ट हम उसको सिंपली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के विजडम के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर चाइल्ड कोर्ट के विजडम के ऊपर हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इसको प्रॉपरली साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर सोचो अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो हम लोग बच्चों को इस टाइप से हम लोग सजा दे देंगे, जो क्या विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो इसीलिए एपेक्स कोर्ट जजमेंट केम व्हाइल डिसमिसिंग द अपील फाइल्ड बाय द CBI, है ना? क्यों CBI ने फाइल किया था। एक्चुअली क्या होता है ना, गुरुग्राम में इस टाइप के केस आए थे 2017 में, राइट? तो उसी को देखते हुए बेसिकली एपेक्स कोर्ट ने अपहेल्ड किया है द हाई कोर्ट के डिसीजन को, जिसमें
वो लोगों ने बोला है दैट इस केस को फिर से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को प्रॉपरली मेटिकुलसली प्रॉपरली देखना चाहिए और उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट फिर से यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2002, जिसको बाद में एमेंड किया गया था 2006 को, तो उसके अंडर ये बनाया गया है, जो क्या काउंसिल करती है चाइल्ड को, है ना, और उसको उनके एक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, उनको परसुएट करने की कोशिश करती है, बोलती है देखो बेटा क्रिमिनल एक्टिविटीज हमें नहीं करना चाहिए जिससे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कंसिस्ट करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड 2 social workers, at least one of whom should be a woman. और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज meant to resolve cases within 4-month period. तो कुछ टाइम पीरियड है जिसके अंदर इनको सॉल्व भी करना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक रिपोर्ट रिलीज किया गया रिसेंटली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और काफी ज्यादा फेमस रिपोर्ट है, लेकिन ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, जिसमें इंडिया का रैंक काफी ज्यादा पूरा हम देखने को मिल रहा है, अराउंड 135 रैंक आउट ऑफ 146 कंट्रीज जिनको रिव्यू किया गया है ना। GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हो। नाउ बोला जा रहा है दैट हमारा जो देश है ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर है इन द वर्ल्ड इन अ सब इंडेक्स, और वो सब इंडेक्स कौन है? हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स। इसमें हम लोग का रैंक सबसे पीछे है, 146 रैंक है। इनफैक्ट कुछ देश है हमारे आजू बाजू वाले देश, देखो उनका रैंक हमसे कितना अच्छा है। जैसे बांग्लादेश का देखो 71 है, नेपाल का देखो 96 है, श्रीलंका 110, मालदीव 117, भूटान भी हमसे आगे है 126। वहीं पर कुछ देश जरूर है हमसे पीछे, जैसे ईरान 143, पाकिस्तान 145, अफगानिस्तान 146, राइट। बट अगेन इनसे हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें जो हमसे अच्छा है उनसे ना कंपटीशन करेंगे जी, है ना। तो एनीवेज सवाल होता है दैट इस जो ग्लोबल जेंडर गैप का क्या कुछ इंडिकेटर्स होता है? जी हाँ, इंडिकेटर्स जरूर होता है। 4 इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एक होता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, एक होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एक होता है एजुकेशनल अटेनमेंट। तो इंडिया ने रिकवर किया है ग्राउंड सिंस द ईयर 2021 इन द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। 2 रिपोर्ट जरूर बोलती है दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कहीं ना कहीं चीजें श्रंक जरूर हुई हैं, मेन और वुमेन दोनों के लिए, राइट। मेन का बाई 9.5 परसेंटेज पॉइंट और वुमेन का बाई 3 परसेंटेज पॉइंट, है ना। और जो सब इंडाइसेस है दोस्तों इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तो इसमें हमारा देखो कितना पीछे रैंक है। एजुकेशनल अटेनमेंट में रिस्पेक्टिवली थोड़ा बेटर रैंक है, राइट। हेल्थ एंड सर्वाइवल में बहुत सबसे ज्यादा पीछे रैंक है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी देखोगे सब मतलब रिस्पेक्टिवली ये थोड़ा ज्यादा बेटर कंडीशंस पे हम लोग जरूर से देख पा रहे हैं, राइट। नाउ कहा जा रहा है इंडिया स्टैंड ऑन डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दिस इंक्लूड्स मेट्रिसेस सच एज परसेंटेज ऑफ वुमेन, जो क्या पार्लियामेंट में इंक्लूडेड है, राइट। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस एंड ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस जितने भी हम लोगों ने देखे, इसी सेक्टर में हम लोग का रैंक रिस्पेक्टिवली बेटर है। इनफैक्ट सबसे बेटर कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड का रैंक 1 है विद अ स्कोर ऑफ इतना, और बांग्लादेश का रैंक 9 है। बहुत अच्छा है बांग्लादेश का इस सेक्टर में रैंक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में अगर देख लेंगे तो दिस इंक्लूड मेट्रिक्सेस जैसे अर्नड इनकम, वेज इक्वालिटी ऑफ सिमिलर वर्क, जैसे होता नहीं है एक ही काम के लिए मेन को कितना पैसा मिल रहा है और वुमेन को कितना पैसा मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, राइट। इंडिया रैंक्स बहुत कम इस सेक्टर में, राइट। इनफैक्ट इंडिया स्कोर इज मच लोअर देन द ग्लोबल एवरेज एज वेल। सिर्फ ओनली ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से इस मेट्रिक के पीछे है, राइट। एजुकेशनल अटेनमेंट और हेल्थ एंड सर्वाइवल में अगर देखें तो हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो सबसे बुरा कंडीशन है, आपको सबसे पीछे हम लोग का है, राइट। दैट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ, देखो सबसे पीछे है, राइट। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीछे है। इंडिया इज रैंक्ड लास्ट, क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। वैसे ही अगर एजुकेशनल अटेनमेंट में देखो तो लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी या सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन के बारे में बोला जा रहा है, जिसमें इंडिया का रैंक 107 है आउट ऑफ 146, और इंडिया का स्कोर जो है इट हैज मार्जिनली वर्सेंड सिंस द लास्ट ईयर, राइट। कुछ रिपोर्ट जो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है उनके ऊपर अगर थोड़ा नज़र डाले तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, राइट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट।
वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में और भी ये एक देखो, वैसे तो इसी से आप इस टॉपिक से ही रिलेट कर सकते हो, बट अगेन कुछ कुछ जो हमारे देश में स्टेट्स है जो कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिसमें वुमेन लेजिस्लेचर, सीनियर ऑफिशियल्स और मैनेजरियल पोस्ट में बहुत ज़्यादा है। उसमें सबसे अच्छा रैंक है मिजोरम का, उसके बाद सिक्किम का, उसके बाद मणिपुर का, उसके बाद मेघालय। अब ये चारों देख रहे हो, चारों के चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो रिस्पेक्टिवली ओवरऑल जो इंडियन एवरेज है उससे ज्यादा है? एब्सोल्युटली राइट। बट कुछ कुछ ऐसे रीजन है जो कि बॉटम लिस्ट में आते हैं, जैसे दादर नागर और दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव में देखो बहुत कम है, उत्तराखंड में देखो बहुत गंदा है, जम्मू कश्मीर में देखो बहुत ज्यादा पुअर है, अंडमान निकोबार देखो कितना ज्यादा पुअर है, बिहार, पंजाब बहुत गंदा कंडीशन है। मतलब ये लोग नीचे से टॉप रैंक में आ रहे हैं और ये लोग ऊपर से टॉप रैंक में आ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के सेक्टर में। समझ रहे हो बात? तो ये चीज है। नेक्स्ट, लेवेंडर स्केयर। दोस्तों ये एज सच ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट स्टिल जान के रखते हैं। लेवेंडर स्केयर ये एक मार्जिनलाइजेशन था एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का यूएस गवर्नमेंट के द्वारा 1950s और 1960s में। इनफैक्ट कहा जाता था लेवेंडर स्केयर के तहत विच हंट किया जाता था इनको। मतलब वैसे लोग जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के होते थे ना, उनको अगर जॉब में काम करते थे ना, उनको जॉब से हटा दिया जाता था, फायर आउट कर दिया जाता था, है ना। तो उस इंसिडेंट को लेवेंडर स्केयर कहते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। ये कहीं ना कहीं मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है ना। आपको पता होना चाहिए दैट दोस्तों फर्टिलाइजर्स जो है ना हमारे देश में डाइवर्जन किया जाता है, उसका ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है, उसको एडल्ट्रेट किया जाता है। इसीलिए कुछ ऑफिसर्स को डेडिकेटेड, देखो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, डेडिकेटेड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, जिससे वो लोग को ना कहा जाएगा फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड, और उन लोग का काम रहेगा दैट इन चीजों को रोकना हमारे देश भर में। ठीक है, चलो ये जितना समझ गया उसके बेसिस में एमसीक्यूज देखते हैं। बट पहले तो कल का एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने पहला एमसीक्यू पूछा था कैसनाइन प्रोटीन के रिलेटेड, जिसका ऑप्शन पहला वाज द करेक्ट आंसर। दूसरा I2 U2 ग्रुपिंग के बारे में बोला था, जिसमें दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही रखे थे, तो इसलिए सी वाज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन था दैट इसमें कौन सा करेक्टली मैच किया गया है, तो 3 ऑप्शन थे जिसमें पहला वाज द करेक्ट आंसर, राइट। सो इसलिए करेक्ट सीक्वेंस वाज ACA, जिसमें ऑलमोस्ट सब लोगों ने, अच्छा छायानिका शर्मा आपने लास्ट में गलत किया। एनीवेज बाकी सब लोगों ने यहां पे बिल्कुल सही किया, तो लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दैट आज का क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या नहीं। और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए जस्ट एक रिक्वेस्ट जरूर है दैट हाँ जस्ट हिट द थम्स अप। एंड रिगार्डिंग द एडमिशंस, हाँ अगर आप भद्रा एकेडमी में एडमिशंस लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। एनीवेज देख लेते हैं क्वेश्चन। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लुक्स ओवर द केसेस अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000, जिसको ऑफकोर्स बाद में अमेंड किया गया था 2006 को। इट काउंसल्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड देयर एक्शंस एंड परसुएड देम अवे फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। तो आपको पता है ना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। दूसरा क्वेश्चन है दैट इनमें से कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं नीचे कमेंट सेक्शन से, ऑप्शंस बिल्कुल सेलेक्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट, टॉप स्टेट विथ हाईएस्ट रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल वर्किंग एज लेजिस्लेचर, सीनियर ऑफिशियल्स एंड मैनेजरियल पोस्ट, ईज और आर। मतलब टॉप स्टेट वैसा कौन है? मिजोरम है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है या फिर तेलंगाना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।